हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था वो था मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस के बाद जब हम प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन होता है, जहाँ पे हम बहुत सारे सालों के लिए अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टेक्निक्स की तरफ। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेंटेन करना होता है उसके माइक्रोबियल कल्चर के अंदर, ताकि वो वायबल रहे, वो उतना ही प्योर रहे और उसका जेनेटिक मटेरियल उतना ही स्टेबल रहे फॉर लार्ज ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन। तो लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन करने का जरूरत कहाँ पड़ता है? जहाँ पे आपको इंडस्ट्री में बार बार सेम कल्चर को यूज करना पड़ेगा, तो आपको उस सेल की वायबिलिटी मेंटेन करनी होगी, उस सेल को उसी जेनेटिक स्टेबिलिटी के साथ मेंटेन करना होगा, ताकि इन फ्यूचर में उसमें कोई भी चेंजेस ना आ जाए। इसमें कंटामिनेशन भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार अगर कंटामिनेट हो जाता है कल्चर तो दूसरे कल्चर के साथ रहने के कारण अलग तरह से रिएक्ट कर सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन पे जा रहे हैं तो यहाँ पे म्यूटेशन रेट जो है वो भी कम होना चाहिए, और जिसकी एश्योरिटी कंपनीज या फिर जो प्रिजर्वर है वो देता है कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो इसलिए हम लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन करते हैं और ये चीजों को ध्यान रखते हैं। अब नीड में लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन में कंटिन्यूस सब कल्चरिंग होता है, जिसके कारण जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है, प्लाज्मिड लॉस हो सकता है, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी हो सकता है, कंटामिनेशन हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, या हाई मेंटेनेंस कॉस्ट हो सकता है। तो ये सारे रीजंस है जिसके कारण हम लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन करने की कोशिश करते हैं। अगर ये प्रॉब्लम सब कल्चरिंग में नहीं होते तो हम सब कल्चरिंग करके लंबे ड्यूरेशन तक काम कर सकते थे। देखो, सब कल्चरिंग का मतलब है आज मैंने बैक्टीरिया को ग्रो किया, बैक्टीरिया 24 घंटे के बाद ग्रो हो जाएगा, और जितना मीडियम हमने उसको दिया खाने के लिए वो मीडियम अगर 2 दिन तक चलता है तो टोटल 3 डेज के बाद वापस से हमको उसको फ्रेश कल्चर में डालना है। तो ये कॉस्टलियर इवेंट नहीं है, ये हम बार बार कर सकते हैं। हमको एक स्टाफ चाहिए जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट्स को बार बार हर 3 दिन के गैप में करते रहे। तो ये पॉसिबल है। पर अगर ये पॉसिबल है तो फिर हमको लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये पॉसिबल तो है, पर इस कंडीशंस में ये अभी जो आपको स्लाइड्स में प्रॉब्लम दिख रही हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है कि कभी कभार जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है, प्लाज्मिड लॉस हो जाता है, प्रोडक्टिविटी गड़बड़ हो जाता है, या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। इसी कारणों को ओवरकम करने के लिए लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन स्टार्ट किया गया है। बेनिफिट क्या? ओरिजिनल कैरेक्टर्स के साथ ही हम ऑर्गेनिज्म को मेंटेन कर पाते हैं। बार बार रिकल्चरिंग करने की जरूरत नहीं है। आज कर दिया और 10 साल चलेगा तो अब 10 साल तक वो स्टाफ फ्री है दूसरे काम के लिए। इसमें रिलायबल कल्चर्स की हम बात करते हैं, और ये प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ा देता है। नेक्स्ट आते हैं आइडियल प्रिजर्वेशन मेथड्स क्या है। आइडियल प्रिजर्वेशन मेथड्स में जो वायबिलिटी ऑफ सेल है वो हाईली मेंटेन्ड होना चाहिए, उसकी जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, इसका कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत इजीली उसको रिवाइव कर पाए ऐसा टेक्निक होना चाहिए, जिसमें मिनिमल मेंटेनेंस लगता हो और इसमें कोई भी बायोकेमिकल या साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल इस तरह की प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो इन चीजों को ध्यान रख के हम आइडियल प्रिजर्वेशन मेथड को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है वो है क्रायो प्रिजर्वेशन, दूसरा है लायोफिलाइजेशन, तीसरा लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोरेज, डीप फ्रीजिंग और स्टेराइल डिस्टिल वाटर में, जो कि फंगस के लिए किया जाता है। अब हम एक एक करके सारे को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है क्रायो प्रिजर्वेशन। इसका बेसिक प्रिंसिपल है फ्रीजिंग
एक अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे, एकदम अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे जब इसको फ्रीज कर देते हैं तो सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सारा एक्टिविटी स्टॉप हो जाता है। जो क्रायो प्रोटेक्टेंट्स यूज करते हैं, अब क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो टेक्निक है, इस टेक्निक को यूज कर बनाने के लिए हमको एक केमिकल्स यूज करने होते हैं, उन केमिकल्स को बोला जाता है क्रायो प्रोटेक्टेंट्स। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में जो क्रायो प्रोटेक्टेंट्स यूज होते हैं वो है ग्लिसरॉल, जिसका कंसंट्रेशन 10 to 20% है। आप जो भी लिक्विड ब्रॉथ ले रहे हो उसमें डीएमएसओ, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ट्री हेलोस और सुक्रोज, ये कुछ क्रायो प्रोटेक्टेंट्स है जो यूज किए जाते हैं। स्टोरेज टेम्परेचर -80 डिग्री पे फ्रीजर पे स्टोर हो सकता है, और लिक्विड नाइट्रोजन पे आप अगर स्टोर कर रहे हो तो -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर होता है। अब आते हैं एडवांटेजेस पे, जो कि एक्सेलेंट है फॉर सेल सर्वाइवल। जेनेटिक स्टेबिलिटी ऑब्वियसली बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। इस टेक्निक से, ये क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से आप बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, ईस्ट और एनिमल सेल्स सबको प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेजेस। क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का कंटेनर या फ्रीजर का होना जरूरी है। तो ये जो लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर्स है, रेगुलर फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन है, ये थोड़ा सा कॉस्ट है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी कोल्ड चेन अनइंटरप्ट रह गया तो ही काम हो सकता है, पर अगर मान लो हमने फ्रीजर में रखा और 5 दिन 6 दिन के लिए फ्रीजर ऑफ हो गया तो उस कंडीशंस में कल्चर डैमेज हो सकते हैं। होंगे ही ऐसा जरूरी नहीं है, पर कंडीशंस है कि वहां पे चेंजेस हो जाए। स्टेप्स ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन, इसमें आता है पहला कि आप एक हेल्दी माइक्रोबियल कल्चर को ले, उसमें क्रायो प्रोटेक्टेंट ऐड करें, मिक्स करें, फिर क्रायो प्रोटेक्टेंट या क्रायो वायल्स जो आते हैं उन वायल्स में इसको डिस्पेंस करें, फिर उसको ग्रेजुअली फ्रीज करें 1 डिग्री पर मिनट, 1 डिग्री सेल्सियस कम करते जाए पर मिनट में। फिर उसको -80 पे अगर स्टोर करना है तो -80 पे, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन अगर आपके पास है तो उसको -196 पे स्टोर कर सकते हैं। जब आप रिट्राइव करोगे तो फिर उसको अच्छे से थॉ करना है और फिर फ्रेश मीडियम में डायरेक्टली डालना है। तो ये है क्रायो प्रिजर्वेशन का पहला टेक्निक। नेक्स्ट आते हैं लायोफिलाइजेशन। लायोफिलाइजेशन में वाटर को रिमूव किया जाता है यूजिंग द टेक्निक ऑफ सब्लिमेशन अंडर वैक्यूम। वैक्यूम कंडीशंस में वाटर को रिमूव किया जाता है और कल्चर को फ्रोज कर दिया जाता है। इसका प्रोसीजर से ये प्रिपेयर करता है बेप्योर कल्चर्स। इसके बाद इसको मिक्स करो प्रोटेक्टिव मीडियम में, फिर उसको फ्रीज कर दो। ये फ्रीज जो है वो ड्राई फॉर्म तक होगा। ड्राई फॉर्म होने के बाद उसको एम्प्यूल्स में सील करके आप उसको स्टोर कर सकते हैं। जो भी बच्चे प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेशन, इकोलाई से डीएनए आइसोलेशन, ये सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको पता होगा कि जो सैंपल आता है, अगर आप किट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास फर्स्ट सैंपल जो होगा जिसमें प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट है, वो बैक्टीरियल कल्चर आपको लायोफिलाइज्ड कल्चर ही मिलता है। तो उस तरह के कल्चर्स को हम डेवलप कर सकते हैं थ्रू लायोफिलाइजेशन। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, अगर हम लायोफिलाइज करते हैं तो ये 20 से 30 साल तक आराम से सेव रहता है, इसको कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इसका कॉस्ट ऑफ स्टोरेज एकदम नहीं के बराबर है। अगर 30 साल तक आप अगर -196 पे रख रहे हो तो उतने ड्यूरेशन के बाद भी आपको सेम कल्चर सेम पोटेंसी के साथ मिल रहा है, तो जो एक्सपेंसेस आपने किया है लिक्विड नाइट्रोजन पे, दैट इज नेगोशिएबल। वो कोई कम मतलब वैल्यूएशन पे नहीं आएगा, इसीलिए इसका लो स्टोरेज कॉस्ट है। -80 पे भी आप इसको रख सकते हो, मिनिमल कंटामिनेशन होगा और जेनेटिक स्टेबिलिटी होगा। पर डिसएडवांटेज की अगर बात करें, सबसे पहला चीज, इसमें जो इक्विपमेंट लगेगा, लिक्विड नाइट्रोजन का कंटेनर या फ्रीजर, ये तो चाहिए ही चाहिए, तो ये आपके पास होना ही चाहिए, पहला चीज। दूसरा, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह से 20 से 30 साल तक स्टेबल नहीं रह पाते हैं,
उनकी वायबिलिटी कम हो जाती है, तो उन कंडीशंस में या उन कल्चर्स में आप ये टेक्निक यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट टेक्निक आते हैं लिक्विड नाइट्रोजन प्रिजर्वेशन पे, जो कि -196 पे है। यहाँ पे बेसिक मकसद ये है कि जब हम -196 पे स्टोर करते हैं तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है वो जीरो हो जाता है, सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जीरो हो जाती है, जिसके कारण म्यूटेशंस और एजिंग ये दोनों चीज रुक जाती है। ये लिक्विड नाइट्रोजन पे स्टोरेज जो है ये इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया में किया जाता है, ईस्ट में किया जाता है, फिलामेंटस फंगस, मेमेलियन सेल कल्चर, प्लांट सेल कल्चर, इन सब में ये लिक्विड नाइट्रोजन का प्रिजर्वेशन किया जाता है। एडवांटेजेस की अगर बात करें, ये हाईएस्ट सर्वाइवल रेट देता है, इसमें जेनेटिक स्टेबिलिटी एक्सेलेंट होता है, और ये सबसे बड़ा टेक्निक है या सबसे लंबे समय तक प्रिजर्व करने का टेक्निक है। ये इट इज द लॉन्गेस्ट प्रिजर्वेशन पीरियड। फिर आते हैं डीप फ्रीजिंग, जिसमें हम -20 से -80 डिग्री पे फ्रीजर पे स्टोर करते हैं। इसमें हम ग्लिसरॉल मिक्स करके माइक्रोबियल कल्चर डेवलप करते हैं और अल्ट्रा लो फ्रीजर्स में स्टोर करते हैं। एडवांटेजेस ये है कि एक सिंपल टेक्निक है, लेस एक्सपेंसिव है, और लिक्विड नाइट्रोजन के कंपैरिजन में इसका खर्चा कम है, और ये रूटीन एक्टिविटीज है। अगर आप 1 महीने तक प्रिजर्व रखे हो तो 1 महीने के बाद आप सब कल्चरिंग करके वापस से उसको प्रिजर्व कर सकते हो। लिमिटेशन है ये है कि क्रायो प्रिजर्वेशन के कंपैरिजन में सर्वाइवल रेट या जेनेटिक वायबिलिटी जो है इसमें कम होती है। प्रॉब्लम कब? जब पावर फेलियर हो जाए। तो लिक्विड नाइट्रोजन जो है ना, एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर हम लिक्विड नाइट्रोजन भर देते हैं और उसको सील कर देते हैं, उसको बाहर से इलेक्ट्रिक सप्लाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए क्रायो प्रिजर्वेशन लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो काफी सेफ है। और अगर हम फ्रीजर की बात करें तो उसको बाहर से, जैसा आपका फ्रिज होता है वैसा ही फ्रीजर होता है जो पावर से चलता है, तो उस कंडीशन में अगर पावर फेलियर है तो आपका कल्चर डैमेज हो सकता है। स्टेराइल डिस्टिल वाटर, ये स्टेराइल डिस्टिल वाटर आपको पता है, डिस्टिल वाटर जो डिस्टिलेशन यूनिट आपके लैब में होगा, आपने वहां से डिस्टिलेशन यूनिट से डिस्टिलेशन टेक्निक्स देखा हो, उसके बाद उसको ऑटोक्लेव करके स्टेराइल कर देते हैं। उन स्टेराइल वाटर में हम फंगस के स्पोर को सस्पेंड करके उसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। ये बहुत सालों तक रह सकता है। इसमें मेनली फंगस को ही कर सकते हैं, बैक्टीरिया को हम नहीं करते हैं। फंगस के स्पोर्स में एक प्रोटेक्टिव शीट होता है जो उसको मतलब हजारों साल तक मेंटेन करने की कैपेसिटी रहती है, वो डैमेज नहीं होता है। अगर आप नॉर्मल एक स्लैंड बनाते हैं जिसमें फंगस कल्चर डाले हैं और उसको 3-4 साल भी छोड़ देते हो, तो 4 साल के बाद भी हो सकता है कि उसमें एक आध वायबल कल्चर आपको मिल जाए और वापस से आप उसको रिट्राइव कर सके। हो सकता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन चेंज हो जाए, म्यूटेशन चेंज हो जाए, पर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया फंगस का कल्चर आपको उसमें से रिट्राइव हो ही जाएगा। एग्जैक्टली जेरोक्स ना हो तो भी म्यूटेशन के साथ आपको वही कल्चर रिट्राइव कर सकते हैं। एडवांटेजेस की अगर बात करें, ये इकोनॉमिकल है, सिंपल प्रोसीजर है, और ये फंगल वायबिलिटी को मेंटेन करता है। बैक्टीरिया के लिए ये सूटेबल नहीं है, यही इसका लिमिटेशन है। अब अगर हम कंपेयर करें मेथड्स को, तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो -80 डिग्रीज पे होता है, 10 to 20 ईयर्स इसका शेल लाइफ है, इसका कॉस्ट हाई है और जेनेटिक स्टेबिलिटी इसकी एक्सेलेंट है। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री है, जो 30+ ईयर्स के लिए ये सरवाइव करा सकता है। कॉस्ट जो है काफी ज्यादा है और ये एक्सेलेंट है। लायोफिलाइजेशन जो है वो रूम टेम्परेचर पे होता है, 20 to 30 ईयर्स रहता है, कॉस्ट मॉडरेट है और जेनेटिक स्टेबिलिटी इसकी भी एक्सेलेंट है। डीप फ्रीजिंग में -20 से -80 डिग्रीज पे रहता है, 5 to 10 ईयर्स तक ये आराम से रह जाता है। कॉस्ट जो है ये मॉडरेट है और जेनेटिक स्टेबिलिटी ठीक ठाक रहती है, ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं। फिर आते हैं स्टेराइल वाटर पे। स्टेराइल वाटर जो है टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो, इसमें भी शेल लाइफ 2 to 10 ईयर्स का होता है। कॉस्ट जो है ये कम है और जेनेटिक स्टेबिलिटी जो है ये अच्छा है। तो ये था ओवरऑल कंपैरिजन।
अब अगर हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, वैक्सीन, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज, डेयरी इंडस्ट्रीज, फूड बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल रिसर्च और कलेक्शन सेंटर्स या कल्चर कलेक्शंस, इन सब जगह पे ये यूज होता है। ये कुछ बैक्टीरिया फंगस के सैंपल्स है जो कि प्रिजर्व किए जाते हैं थ्रू लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन। अब हम बात करते हैं कल्चर कलेक्शन सेंटर्स। अगर हमने लैब में काम किया है तो क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है कि 10 से 20 साल तक हम उसको उसी तरह से रह के, तो बहुत सारे रिसर्च लेबोरेटरीज है जो माइक्रोबियल रिपोजिटरीज है। रिपोजिटरीज का मतलब जहाँ पे हम अपने कल्चर को, हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी है वहां से हम यहाँ पे अगर सैंपल भेज दें तो वो हमारे सैंपल को 20 से 30 साल तक प्रिजर्व करके रखेंगे। तो ऐसे कुछ कंपनीज के या ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मैं आपको बता रही हूँ, जैसे एटीसीसी अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन, माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन इंडिया में है एमटीसीसी, नेशनल कलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनसीआईएम इंडिया, और जर्मन कलेक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेल कल्चर डीएसएमजेड। इन सब का फंक्शन है कि ये आपके स्ट्रेन को, जो ऑथेंटिकेटेड स्ट्रेन है जिसमें आपने एक्सेशन नंबर ले रखा है, उसको अच्छे से प्रिजर्व करे, उसमें कल्चर सप्लाई करे रिसर्च ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए, और वो मेंटेन करे उसकी बायोडाइवर्सिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सर्वाइवल ड्यूरिंग प्रिजर्वेशन, इसमें फैक्टर्स अगर हम देखें तो पहला है ग्रोथ फेज, कौन सा क्रायो प्रोटेक्टेंट आप यूज कर रहे हैं, उसका कूलिंग रेट क्या है, क्या आपने सच में 1 डिग्रीज ही कम किया है टेम्परेचर कंट्रोल करते वक्त, स्टोरेज टेम्परेचर क्या है, मॉइस्चर कंटेंट क्या है, ऑक्सीजन एक्सपोजर क्या है, हैंडलिंग कैसा है रिवाइवल के वक्त, और कंटामिनेशन फ्री कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये मेजर इश्यूज है जो आपको ध्यान रखना होगा प्रिजर्वेशन करते वक्त। एडवांटेजेस, सेल वाइबिलिटी मेंटेन रहेगा, म्यूटेशन रेट कम हो जाएगा, एंजाइम का प्रोडक्शन मेंटेन रहता है, इंडस्ट्रियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रिजर्व रहेगा, जो कॉस्ट है वो इफेक्टिव होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म पीरियड्स के लिए, इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और इस पे हम कमर्शियल बेसिस पे रिलाई कर सकते हैं। लिमिटेशन की अगर बात करें तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। स्टार्टिंग में आप अगर इस तरह के कल्चर लैब्स बनाना चाहते हैं, रिपोजिटरीज बनाना चाह रहे हैं, तो एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो है। इसमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट लगेगा, आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसको प्रिजर्व करना उसी डीएनए कंस्टेंट के साथ बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वो उन केसेस में ये मेजर ड्रॉबैक है। ये इम्प्रॉपर है जहाँ पे थॉ करने से जिन कल्चर्स में वायबिलिटी खत्म हो जाती है। थॉइंग मतलब अगर हम हाथ के बीच में उसको रब करते हैं तो उसको हम थॉ करना बोलते हैं। तो अगर हमारे हाथ के टेम्परेचर से अगर आपके सेल का कल्चर का वायबिलिटी खत्म हो जाए तो उन कंडीशंस पे आप ये टेक्निक यूज नहीं कर सकते। फ्रीजर का फेलियर अगर हो जाए तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लमेटिक है। तो ये कुछ लिमिटेशन है। तो फाइनली अगर हम इसको समराइज करें तो लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन जो है ये माइक्रोबियल वायबिलिटी और जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा। क्रायो प्रिजर्वेशन और लिक्विड नाइट्रोजन ये सबसे बेस्ट मेथड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टोर करने का। लायोफिलाइजेशन मेथड जो है उसको लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन और स्टोर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। अब कौन से टेक्निक में आप क्या सिलेक्ट करोगे ये डिपेंड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस टेक्निक्स में सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट देता है, आपको उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना होगा। तो ये था लॉन्ग टर्म केस पे प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ तक जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो अपना कमेंट में अपना नाम और अपना लोकेशन लिखे ताकि हमें भी समझ में आए कि मैं कहाँ कौन से स्टेट तक पहुंच पाई हूँ। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, एक लाइक बटन पे क्लिक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैं उन तक भी पहुंच सकूं। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।